India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंड अप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य विक्रेताओं के लिए क्यूआर कोड अनिवार्य करने के फैसले पर जवाब मांगा है। यह फैसला दोनों राज्यों में कांवड़ यात्रा के दौरान लागू किया गया था, जिसमें खाद्य विक्रेताओं को अपने स्टॉल पर क्यूआर कोड प्रदर्शित करना अनिवार्य था। क्यूआर कोड का उद्देश्य खाद्य विक्रेताओं की जानकारी और उनके द्वारा बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की जानकारी प्रदान करना था, जिससे श्रद्धालुओं को अपने खान पान के बारे में निर्णय लेने में मदद मिल सके। एक याचिका में इस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि यह फैसला असुविधाजनक और अव्यावहारिक है, खासकर छोटे खाद्य विक्रेताओं के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से इस याचिका पर जवाब मांगा है और उनसे पूछा है कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। कांवड़ यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करने के लिए हरिद्वार और अन्य पवित्र स्थलों से जल लाते हैं। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि क्यूआर कोड अनिवार्य करने का फैसला अव्यावहारिक और असुविधाजनक है, खासकर छोटे खाद्य विक्रेताओं के लिए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने क्यूआर कोड अनिवार्य करने के फैसले को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। इससे श्रद्धालुओं को खाद्य विक्रेताओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी और वे अपने खान पान के बारे में सूचित निर्णय ले सकेंगे। अब याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहना है कि इससे खाद्य विक्रेताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और उनकी आजीविका प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई जल्दी होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों को अपना जवाब पेश करना होगा। इस मामले का नतीजा खाद्य विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी द्वारा विवादास्पद फिल्म उदयपुर फाइल्स कन्हैयालाल टेलर मर्डर की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को बुधवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई है। यह याचिका मोहम्मद जावेद नाम के व्यक्ति ने दायर की है, जो इस मामले में 8वें आरोपी के रूप में मुकदमे का सामना कर रहा है। उसने मामले की सुनवाई पूरी होने तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि फिल्म निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या एक विवादास्पद घटना थी, जिसमें 2 आरोपियों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद फिल्म उदयपुर फाइल्स को और उसकी रिलीज को लेकर विवाद हो गया था। आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि फिल्म की रिलीज से मामले के आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है और उनकी जान को खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई करेगा। कोर्ट यह तय
करेगा कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए या नहीं। इस मामले में फिल्म के निर्माताओं और वितरकों को भी अपना पक्ष रखना होगा। फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म में विवादास्पद सामग्री है जो समाज में तनाव पैदा कर सकती है। वहीं फिल्म के समर्थकों का कहना है कि फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसका उद्देश्य समाज को जागरूक करना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक लगाई जाए या नहीं। इस मामले में कोर्ट का निर्णय फिल्म के भविष्य और आरोपी के अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने IREO के MD ललित गोयल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत की शर्तों में छूट देने का अनुरोध किया है। गोयल को अप्रैल 2022 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। ललित गोयल पर 1780 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप है। हाईकोर्ट ने जमानत देते समय कई शर्तें लगाई थी, जिसमें गुरुग्राम या चंडीगढ़ में रहने और ईडी के समक्ष सप्ताह में 2 बार VC के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता शामिल थी। इसके अलावा उन्हें अपनी संपत्तियों को बेचने या हस्तांतरित करने से रोक दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के आदेश में हाईकोर्ट की शर्तों में संशोधन किया था, जिसमें गोयल को सप्ताह में 1 बार गुरुग्राम या दिल्ली में ईडी के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता थी। अब गोयल ने अपनी जमानत की शर्तों में छूट देने के लिए याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने देश में कहीं भी रहने और ईडी के समक्ष उपस्थित होने से छूट देने का अनुरोध किया है। गोयल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गोयल ने ईडी के समक्ष 132 से अधिक बार उपस्थिति दर्ज की है। उनकी सेहत खराब हो रही है। उन्होंने तर्क दिया कि आगे शारीरिक उपस्थिति से गोयल को अनावश्यक परेशानी और उत्पीड़न होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 28 जुलाई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने CSR फंड स्कैम के मामले में केरल हाईकोर्ट के रिटायर जज जस्टिस CN रामचंद्रन नायर का नाम आरोपियों की सूची से बाहर करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ज्वाइंट वॉलंटरी एक्शन फॉर लीगल ऑल्टरनेटिव्स नामक संगठन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। संबंधित जांच अधिकारी को जस्टिस नायर का नाम आरोपियों की सूची से बाहर करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। यह मामला नेशनल NGO कॉन्फेडरेशन से संबंधित है, जिसने कथित तौर पर कई व्यक्तियों और 200 से अधिक धर्मार्थ संगठनों या NGO से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। आरोपों के अनुसार कॉन्फेडरेशन ने लैपटॉप, घरेलू उपकरण आदि जैसे यह दावा करते हुए सामान रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की पेशकश की। ये निजी कंपनियों के CSR फंड से प्राप्त किए गए। जस्टिस नायर को राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन परिसंघ के ट्रस्टी के रूप में आरोपी बनाया गया था। इसके बाद हाईकोर्ट के 5 वकीलों ने जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि बिना किसी प्रारंभिक जांच के एक तुच्छ शिकायत के आधार पर अपराध दर्ज किया गया। यह दावा किया गया कि रिटायर जज के खिलाफ अपराध दर्ज करने से लोगों के मन में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा धूमिल होगी। फरवरी में हाईकोर्ट ने जस्टिस नायर के खिलाफ FIR दर्ज करने पर चिंता व्यक्त की थी। अंततः अभियोजन महानिदेशक के लिखित बयान को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने रिटायर जज का नाम सभी FIR से हटाने का आदेश दिया। निराश होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने तर्क दिया कि जस्टिस नायर का नाम केवल अभियोजन महानिदेशक द्वारा दायर लिखित बयान के आधार पर हटा दिया गया, जिसमें कहा गया कि पूर्व जज की भूमिका केवल सलाहकारी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों और पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चयन प्रक्रिया असंवैधानिक और यूजीसी के नियमों का उल्लंघन है। पंजाब सरकार ने जनवरी 2021 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या पीपीएससी से 931 सहायक प्रोफेसर और 50 पुस्तकालयाध्यक्षों की भर्ती के लिए अनुरोध किया था। बाद में सरकार ने नए स्थापित कॉलेजों के लिए अतिरिक्त 160 सहायक प्रोफेसर और 17 पुस्तकालयाध्यक्षों को मंजूरी दी। हालांकि सितंबर-अक्टूबर 2021 में सरकार बदलने के बाद राज्य ने पीपीएससी को दरकिनार करते हुए 2 विभागीय चयन समितियों के माध्यम से सभी 1091 सहायक प्रोफेसर और 67 पुस्तकालयाध्यक्ष पदों को भरने का निर्णय लिया। चयन प्रक्रिया में केवल एक बहुविकल्पीय लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाना था, जिसमें यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदंड जैसे कि शैक्षणिक रिकॉर्ड, शोध प्रदर्शन और साक्षात्कार या वीवा वॉइस को दरकिनार कर दिया गया था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अगस्त 2022 में पूरे भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। हालांकि राज्य और चयनित उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई अपीलों पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सितंबर 2024 में एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया और भर्ती प्रक्रिया को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य ने यूजीसी के नियमों और पीपीएससी को दरकिनार करने के लिए कोई वैध कारण नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह कृत्य मनमाना और असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूजीसी के नियम अनिवार्य हैं और सभी विश्वविद्यालय और राज्य सरकार पर लागू होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह 2018 के यूजीसी नियमों के अनुसार एक नई भर्ती प्रक्रिया आयोजित करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य को अपने निर्णय में पारदर्शिता को बरकरार रखना चाहिए और मनमाने निर्णय से बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला राज्य सरकारों को यूजीसी के नियमों का पालन करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी एक संदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन या AIMIM पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर एक नई याचिका दायर करने की अनुमति दी है, जिसमें राजनीतिक दलों के धार्मिक उद्देश्यों के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने AIMIM पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा व्यापक है और इसके लिए एक नई याचिका दायर करना अधिक उपयुक्त होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कहा कि याचिकाकर्ता को इस मुद्दे पर एक नई याचिका दायर करने की अनुमति है, जिसमें राजनीतिक दलों के धार्मिक उद्देश्यों के मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन वर्तमान याचिका में इसे शामिल नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राजनीतिक दलों के धार्मिक उद्देश्यों के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला याचिकाकर्ता को एक नई याचिका दायर करने की अनुमति देता है, जिसमें इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। वहीं लखनऊ की एक MP MLA विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने आज राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के मामले में जमानत दे दी। यह बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने पिछली 5 सुनवाइयों में वह अनुपस्थित रहने के बाद जमानत लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को पीटने संबंधी बयान दिए थे। इस मामले में पूर्व BRO निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लखनऊ की MP MLA विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले मई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
जिसमें उन्होंने मानहानि मामले और समन आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति भारतीय सेना जैसे संस्थानों के बारे में अपमानजनक बयान दे सकता है। सेबी ने जी प्रमोटर्स सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने से प्रतिबंधित कर दिया है। आरोप है कि उन्होंने यस बैंक को एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर एसएल ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड 200 करोड़ का कर्ज चुकाने में विफल रहती है तो यस बैंक जी एंटरटेनमेंट के 200 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट से वसूली कर सकता है। सेबी ने इस लेन देन को एक धोखाधड़ी योजना बताया है जिसमें कंपनी के फंड का दुरुपयोग हुआ और शेयरधारकों को गुमराह किया गया। सुभाष चंद्रा ने सेबी के आदेश के खिलाफ एसएटी में अपील दायर की थी, लेकिन इसमें 100 दिन की देरी थी जिसे एसएटी ने स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी। अब सुभाष चंद्रा ने एसएटी में एक समीक्षा याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने एसएटी के खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है। इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए इंडिया लीगल रिसर्चर विहा पंजवानी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत है विहा आपका। आम लोगों को इस केस से क्या कुछ जानना समझना चाहिए, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सके दर्शक, उन्हें बताइए। केस का नाम सुभाष चंद्र एंड पुनीत गोयनका वर्सेस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। जी एंटरटेनमेंट के प्रमोटर्स सुभाष चंद्र और पुनीत गोयनका के अगेंस्ट सेबी का कंफर्मेटरी ऑर्डर पास हुआ है जिसमें उन्हें लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर या केएनपी बनाने से रोका गया। 4 सितंबर 2018 को सुभाष चंद्र ने येस बैंक को एक लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था जिसमें उन्होंने गारंटी दी कि अगर ईजल ग्रीन मोबिलिटी लिमिटेड 200 करोड़ का लोन डिफॉल्ट करती है तो येस बैंक जील को 200 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट से रिकवरी कर सकता है। ये लेटर जील की बोर्ड ऑफ अप्रूवल के बिना इशू किया गया था। अगले ही दिन जील ने 200 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट बनाया। जब 2019 में डिफॉल्ट हुआ तब येस बैंक ने जील का पैसा यूज करके ईजल ग्रुप की 7 कंपनीज का लोन चुकता किया। बाद में जील ने ये क्लेम किया कि ये पैसा उन्हें वापस मिल गया है, जिसे उन्हें 2019-20 की एनुअल रिपोर्ट में भी मेंशन किया। लेकिन सेबी के इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ये पैसा सर्कुलर रूट से जील के ही ग्रुप कंपनीज के थ्रू वापस आया था, जिससे कि फॉल्स रिकवरी दिखाई गई। सेबी ने इस ट्रांजैक्शन को एक फ्रॉडुलेंट स्कीम बताया जिसमें कंपनी का फंड्स मिसयूज हुआ और शेयर होल्डर्स को मिसलीड किया गया। 12 जून 2023 को सेबी ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जिसमें दोनों प्रमोटर्स को लिस्टेड कंपनीज में डायरेक्टर या केएनपी बनने से रोका गया। 14 अगस्त 2023 को कंफर्मेटरी ऑर्डर पास हुआ जिसमें सेबी ने PFUTP रेगुलेशन के रेगुलेशन 4 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2F एंड LODR रेगुलेशन के डिस्क्लोजर एंड गवर्नेंस प्रोविजन का वायलेशन पाया। सुभाष चंद्र ने SAT में इस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल की, लेकिन 100 दिन के डिले के लिए उन्होंने रीजंस दिए जैसे कि वो ट्रैवल कर रहे थे सोशल पर्पस के लिए, मेडिकल चेकअप्स के लिए और उनका चेंज ऑफ काउंसिल लीगल काउंसिल हुआ था। सेबी ने इन रीजंस को वेग बताया और कहा कि कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं दिया गया है। सैट ने डिले एक्सेप्ट नहीं किया और अपील डिसमिस कर दी। अब सुभाष चंद्र ने SAT में एक रिव्यू एप्लीकेशन फाइल की है जिसमें उन्हें SAT के डिसमिस किया गया है, ऑर्डर को और चैलेंज किया गया है उसे। सेबी ने इस रिव्यू का भी विरोध किया है। मैटर अभी अंडर कंसिडरेशन है। धन्यवाद विहा हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी देने के लिए। और आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश हैं।
क्या आपको पता है मॉब लिंचिंग के लिए इंडिया में डेथ पेनल्टी हो सकती है? हाँ, भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 103 क्लॉज 2 के तहत अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग व्यक्ति, जाति, धर्म, पहचान, बहस या विचार के आधार पर हत्या करते हैं तो इसे मॉब लिंचिंग माना जाता है। इसमें हर एक व्यक्ति को फांसी या उम्र कैद और जुर्माना हो सकता है। तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी। हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोडल पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया जाए, पुलिस या ऑफिशियल की लापरवाही पर तुरंत एक्शन हो, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जिसमें इंटरिम रिलीफ भी हो, फेक या हेट कंटेंट फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए। ये स्टेप इसलिए है ताकि पुलिस ज़्यादा जिम्मेदार हो, लोगों को हेट बेस्ड ये स्टेप्स इसलिए है ताकि पुलिस ज़्यादा जिम्मेदार हो और लोगों को हेट बेस्ड मॉब वायलेंस से सुरक्षा मिले। और कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.